अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप खैर व आफियत से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। 5000 से 35 करोड़। जी हाँ, कि 5000 रुपया उधार लेकर और 35 करोड़ के टर्नओवर तक कैसे इन्होंने अपनी कंपनी को पहुंचाया। देखो दोस्तों, जब कोई मेहनत करता है, कोशिश करता है अच्छी नीयत के साथ, अच्छे जज्बे के साथ, तो अल्लाह उसकी नीयत की, उसके जज्बे की कदर करता है और उसकी मेहनत को, उसकी कोशिश को बेकार नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। और ख़ास तौर से उसकी मेहनत को, उसकी कोशिश को कैसे बेकार कर देगा, कैसे ज़ाया कर देगा और कैसे उस बंदे को अल्लाह ज़ाया कर देगा, कैसे उस बंदे को अल्लाह बेयारो मददगार छोड़ देगा जो कि उसी का काम करे, उसी के दीन की मदद करे। उसके लिए तो साफ ऐलान कर दिया, तुम उसकी मदद करो, यानी उसके दीन की मदद करो और वो तुम्हारी मदद करेगा। तो इसी तरह से कुछ इनके साथ हुआ कि जब अल्लाह के दीन के काम के लिए निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, वापस आए, कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। घर वालों से मदद मांगी तो घर वालों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन याद रखो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो आप इनकी स्टोरी को, इनकी कहानी को इन्हीं की ज़बानी सुनिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। आप खुद भी सुने और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और जोश टॉक्स जोश टॉक्स बिहार यूट्यूब चैनल ने इस कहानी को अपलोड किया है और भी बहुत सी इसी तरह की अच्छी स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। आप इस कहानी को, इस स्टोरी को आप ज़रूर सुनें और अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान भी ज़रूर दबा दें। नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे में ये मौलाना साहब जोश टॉक के मंच पे क्या कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2002 में आप लोग की ही तरह पैंट शर्ट टाई में था और मुंबई के एक सफ़र ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस वक्त में बड़े कंपनी में जॉब था, कोको कोला, कैडबरी जैसी कंपनी में जॉब था। फिर ऐसा हालात आया कि सब कुछ ख़त्म हो गए और जॉब भी चले गए और जिस रूम में रहते थे उसका रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी चीज़ पे करना भी मुश्किल हो गए। फिर उसके बाद जो है जर्नी हमने शुरू किया, उधार 5,000 रुपये किसी से लिया और उसकी जर्नी शुरू की, बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस को 35 करोड़ के टर्नओवर पे आज लेकर आया। उसकी पूरी डिटेल मैं इस मंच के जरिए से आपसे शेयर करूंगा। पूरी जर्नी बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिहार का ही रहने वाला हूं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिटकाही, जो मेरा नेटिव प्लेस है, जहाँ पे मेरे फादर की छोटी सी मेडिसिन की दुकान थी और मिडिल फैमिली से बिलोंग्स करने की वजह से बहुत सारी स्ट्रगल और सारी की जिम्मेदारी मेरे फादर के ऊपर। कोई बैकअप नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, अकेले उनका चाहत था कि हर बच्चों को या तो इंजीनियर या डॉक्टर या बिजनेसमैन बनाए और सारे लोगों को पढ़ाना इस दौर में काफ़ी बड़ा मुश्किल चैलेंज था। उसी दौरान मेरी जो है मैट्रिक कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं पटना वाणिज्य महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू किया और आईकॉम करने के बाद मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू की। सीए फाउंडेशन में कर रहा था, उसी दौरान मेरे फादर की काफ़ी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटलाइज हो गए। चूँकि बड़ी फैमिली थी, कमाने वाले कोई भी नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी और फाइनेंशियली जो है ना वीक होने की वजह से बहुत सारे चैलेंज आने लगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको सपोर्ट करना है। उसी दौरान जो है हम अपने सीए की फाउंडेशन पढ़ाई छोड़कर एमबीए की तरफ मूव किए और वो पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाए। वो फाइनल एग्ज़ाम बाकी था और बीच में मुझे पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। और वो जो डिसीजन हमने लिया मशवरे के तहत, फादर भी, बड़े भाई भी समझाए कि पढ़ने के बाद भी
बिजनेस करना है और ये अभी जो वक्त है इसमें फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है, तो इसको पूरा करने के लिए जो है कटक में उड़ीसा में मेरे जीजा जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो उसमें मुझे भेजा गया। फिर वहाँ मेहनत करने लगे, चंद दिन वहाँ पे हमने काम किया। उसी दौरान जो है उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आए और पूरी बिजनेस बंद हो गए। फिर मैं रिटर्न आ गया नेटिव प्लेस और आइडियल था। तो मेरे बड़े भाई एक जो कज़िन है जमाल भाई, मुंबई में रहते थे, वो मुंबई से आए और बोले कि क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं। तो उन्होंने बोले चलो मुंबई एक ट्रिप करते हैं, घूम के आते हैं। फिर मैं मुंबई जो गया तो वो ट्रिप मेरी पूरी ज़िंदगी के को तब्दील कर दी। जब मैं मुंबई पहुंचने के बाद वहाँ का जो ज़िंदगी देखा लोगों का, काफ़ी फास्ट ज़िंदगी, कमर्शियल प्लेस, लोगों को कुछ करने की चाहत, छोटे घर में रहना, बहुत स्ट्रगल, और वहाँ का चमक दमक, एक तरफ बहुत बड़ी रंगीन जिंदगियाँ, एक तरफ स्ट्रगल वाली लाइफ। हर रोज़ लोग स्ट्रगल करते हुए दिखे, मुझे अच्छा लगा, शहर समझ में आया। उसी दौरान मेरे कज़िन के जो भाई थे वो कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने जा रहे थे, तो मैं भी गया। मुझे समझ में आया उस वक्त कंप्यूटर का रिवोल्यूशन था, तो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया। करने के बाद जो है फिर जो है सॉफ्टवेयर भी साथ में किया, और करने के लिए जो है ना पैसे नहीं थे, जो घूमने के लिए गया था उससे एडमिशन लिया। बड़े भाई समझाए भी, फादर भी मना किए, बट जॉब करके मैं वो कोर्स कंप्लीट किया। साथ में जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था। वो कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट जॉब मैं कोको कोला कंपनी में लगा, ये हार्डवेयर इंजीनियर। बट जॉब में मुझे जो है करियर नहीं समझ में आता था। मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी के लिए भी करना है, कि जो मेरे जरिए से लोगों का कैसे भला हो, हमेशा सोचता था। इसी दौरान जो है वीकेंड में एक CNF के पास एज ए डेपो इंचार्ज का जॉब मिला। लेकिन वहाँ भी जॉब जो करता था तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, बल्कि मुझे मेरे दिमाग में चलता था कि कुछ बड़ा करना है। तो एक मॉल हुआ करता था, पहला मुंबई का मॉल का कंसेप्ट था बिग बाज़ार। वहाँ जाते थे, बहुत गैदरिंग, बहुत भीड़, लोग लाइन लगा के जाते थे। तो मैं सोचता था अगर यहाँ पे काउंटर हो कोको कोला का, कैडबरी का, तो काफ़ी मतलब एडवर्टीजमेंट भी होगा, सेल भी होगा। फिर मैंने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जाकर फॉर्म लिया, पूछा तो उन्होंने बोले कि 60,000 रुपीज़ रेंट देना पड़ेगा। तो मैंने यस करके फॉर्म लेकर आए और एक PPT बनाए। जो हमारे कैडबरी के हेड थे, जॉनसन रॉड्रिक थे, उनको प्रेजेंट किया। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि हु विल पे द रेंट। बोले कंपनी विल पे द रेंट। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इंसिस्ट किया, काफ़ी इंसिस्ट किया। उनको बताया कि आने वाला जो दौर है, इस तरह से अगर हम काउंटर डालेंगे तो एडवर्टीजमेंट होगा, सेल बढ़ेगा। बट उन्होंने मना किए। फिर उन्होंने जब इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यू विल पे द रेंट। मैंने हाँ बोला, मैंने बोला यस आई विल पे द रेंट। लिटरली उन्होंने मेरा सैलरी रोक दिए, 1.5 महीने तक सैलरी नहीं आए। उसका बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ओके गो हेड। उसके बाद मैंने बिग बाज़ार में काउंटर डाला कैडबरी का, जो कि कंपनी का था, बहुत बेहतरीन काउंटर था। उस वक्त कैडबरी ने बॉर्नविटा को टेक ओवर किया था। बॉर्नविटा कैडबरी का कंपनी प्रोडक्ट नहीं था, जेम्स कैडबरी का प्रोडक्ट नहीं था। ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, उस पर स्कीम रन किए थे। और वो बिग बाज़ार जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग पॉइंट बना। फिर उसके ज़रिए से मेरी प्रमोशन हुई। फिर पूरी महाराष्ट्र देखने को कहा गया। और फिर उस वक्त जो है ना पेजर चलते थे, पेजर दिए गए। फिर नोकिया का एक मोबाइल दिया गया जो एंटीना वाला हुआ करता था। फिर उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में प्लान दिया गया कि आप इसको ग्रो करो। फिर फेम एड लैब, जितने जो क्राउडेड एरिया थे वहाँ पे हम डालना शुरू किए। और झुनका पाकर एक छोटी दुकान होती थी, पान की दुकान, जो लगभग 172 स्टोर थे। तो वहाँ भी एक प्रोग्राम बना, उसके लिए नए प्रोडक्ट, 5 रुपये का कैडबरी लॉन्च हुआ और सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला प्रोडक्ट बना। फिर इस तरह से मैंने 3-4 महीना वहाँ पे निकाला। फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे कुछ करना है। उसी दौरान जो है कुछ लोग जो है मिलने आए। उस वक्त मैं पैंट शर्ट टाई और जीन्स में था, कुर्ता पजामा टोपी नहीं था, क्लीन शेप में रहता था। उसी दौरान जो है जमात के कुछ लोग आए, तबलीग की जमात के। फिर मैं जमात में जुड़ा। 3 दिन गया तो समझ में आया कि ज़िंदगी जो है सिर्फ गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक मकसद है, एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन, ज़िंदगी जीने का एक पूरी तरीका है जो ऊपर वाले ने तय किया है। ये समझ में आया, और समझ में आया कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जब जमात में गए तो बिल्कुल चेंज हो गए। पैंट शर्ट कुर्ते पजामा सब उतर गए, और कुर्ते पजामा दाढ़ी टोपी में
अच्छा मौलाना जो आपके सामने हूँ ऐसा हो क्या है। उस दौर में ये दौर था 2003 का, और उसमें मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे और पॉकेट में पैसे नहीं, रिटर्न आया तो 150 रुपया, और मुंबई में हम लोग 3 बैचलर के साथ रहते थे, वो तमाम रूम का खर्च, लाइट बिल सब मेरे ऊपर कर्ज हो गए और पैसे नहीं, और 4 महीना तक जॉब ट्राई किया, जॉब नहीं मिले। फिर मैं घर पे फ़ोन किया, डैडी से बात की कि मुझे पैसा चाहिए बिजनेस करने को। तो उसमें उनका जो रिएक्शन था वो अजीब-व-गरीब था। अच्छा, हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा जो है सेटल हो जाए, हर माँ बाप का ये ड्रीम होता है कि हर बच्चा मेरा सेटल हो जाए। तो उन्होंने फ़ोन पे जो वर्ड कहा वो अजीब-व-गरीब वर्ड थे। उन्होंने वो कहा कि तुम अपने ज़िंदगी को फुटबॉल बना लिया। इंटर करने के बाद सीए फाउंडेशन की पढ़ाई छोड़ दिए, उसको छोड़ने के बाद मैनेजमेंट की तरफ गए, वो भी कंप्लीट नहीं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए, वो भी कंप्लीट नहीं। उसको छोड़ के सॉफ्टवेयर, उसको छोड़ के कैडबरी, कैडबरी में इतना अच्छा पोजीशन था, उसको छोड़कर तुम अब जमात में जाके बाबा मलंग बन गए, तुमको 1 रुपया भी हम नहीं देंगे। बहुत गुस्सा हुए, और इतना गुस्सा हुए कि फ़ोन पे उन्होंने वर्ड बोला कि तुम वहाँ पे जो है चने बेचो, अंडे बेचो, यहाँ तक कि भीख मांगोगे वो भी नहीं दूंगा, और फ़ोन रख दिए। मेरे सामने बिल्कुल दिन में ही सितारे दिखने लगे, कुछ भी समझ में नहीं आया, पॉकेट पैसे नहीं। फिर एक दोस्त था, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ जॉब नहीं है। फिर उन्होंने जो है मार्केटिंग का जॉब बताए, फिर मैंने बैग का मार्केटिंग शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो है 2 मशीन डाले, 2 से 3 4, और मेरा इंटेंशन था कि बड़ी कंपनी को अप्रोच करना। तो मैं गूगल से निकाला तो एक कॉर्पोरेट कंपनी थी पेनासुला, वहाँ पे ऑरेंज करके कंपनी थी, जिसको टेक ओवर हच ने किया, हच को वोडाफोन ने किया। तो ऑरेंज की जो मोबाइल की कंपनी थी उसमें 5,000 बैग की ऑर्डर थी। मैं गया वहाँ, कोटेशन दिया, 67 रुपीज़ कोटेशन दिया, वो 105 रुपीज़ में ख़रीदते थे। तो उन्होंने बोला कि रीकॉस्टिंग करो, मैं बोला कि नहीं परफेक्ट है। फिर सिंपल सबमिट किया, 5,000 का फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने दिया। फिर उन्होंने मेल किया कि वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। तो चूँकि मैं बैकग्राउंड मेरा बिजनेस ही था, पढ़ के गया था, तो मुंबई में उस ज़माने में बीएसटी सीएसटी नंबर चलता था। 2006 में वैट आया, उसके बाद जीएसटी आया। तो बीएसटी नंबर कहाँ मिलता है, वो मैं मझगाँव गया तो पता चला कि करेंट अकाउंट चाहिए। बैंक आया तो पता चला गुमास्ता लाइसेंस चलता है महाराष्ट्र में। गुमास्ता लाइसेंस के लिए दादर गया तो पता चला कि राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि जिसका घर होता है उसका राशन कार्ड बनता है, सबका नहीं बन सकता। फिर मैं मैडम को फ़ोन किया कि मैडम मेरे पास वो बीएसटी सीएसटी नंबर नहीं है, तो वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरूँ। तो बोले प्रोडक्शन रोक दो। हालांकि 50% वर्क हो चुके थे, मेरे लिए चैलेंज था। फिर एक रिलेटिव थे, उन्होंने कजिन करके ऐड किया, और मैंने बीएसटी सीएसटी नंबर जो वहाँ का वैट नंबर था निकाला और बिजनेस शुरू किया। इस तरह से कॉर्पोरेट में टारगेट करना शुरू किया। पहले 2 मशीन डाला, फिर 3 4 6 ऐसे बढ़ाते गया, और जितनी कॉर्पोरेट कंपनी थी जैसे सिप्ला, मिडले फार्मा, ग्लेक्सो, सारे कंपनी में मैं अप्रोच करना शुरू किया, और काफ़ी कॉर्पोरेट के ऑर्डर आने शुरू हुए। ऑरेंज कंपनी के, फिर वोडाफोन हुए तो वोडाफोन के भी, हच के भी ऑर्डर हमने किया, और ऐसे काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनी के ऑर्डर हमने करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि ऑर्डर काफ़ी थे, डिलीवरी का डेट जो है वो मीट नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे चैलेंजेज आए। उसके बाद धीरे धीरे हमने फैक्ट्री बड़ा करना शुरू किया, और ये सब करते हुए 3 साल गुजर चुके थे, और मैं घर 3 साल तक नहीं आया था। एक लेवल पे एक सेटअप हो चुका था फैक्ट्री का, करीब 7 मशीन, करीब 10-12 वर्कर थे। फिर मैं मुंबई से फर्स्ट टाइम लगभग 3 साल के बाद मैं घर पे आया। लेकिन घर जाने से पहले मैं सोचा कि अपने अब्बू को कुछ गिफ्ट करें। फिर वहीं मुंबई ही बैठकर मैंने पटना से गाड़ी बुक किया, उनके लिए नई जो है गाड़ी बुक किया कि गाड़ी गिफ्ट करेंगे। फिर मैं वहाँ से एयरपोर्ट उतरा और डायरेक्ट शोरूम गए, और एक नई गाड़ी के साथ घर पहुँचे और अपने अब्बू को गिफ्ट किए। बहुत खुश हुए, रोने लगे, घर वाले जमा हो गए, सारे रिश्तेदार आए मिलने के लिए। तो उनके सामने सबसे पहला चीज़ था कि तुम इतने दिन घर क्यों नहीं आए, और कुछ, तो मैंने वही कहा कि मुझे कुछ करना था, और अब्बू ने ये कहा था, तो मैंने अपने आप में डिसाइड किया था कि मुझे कुछ करना है। मैं इस जगह पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। अगर इंसान अपने आप को तय कर ले, मंजिल बना ले, और उसके लिए मेहनत करता जाए, तो ऊपर वाले भी सपोर्ट करते हैं, और वक्त के साथ वो कामयाब भी होता है। उसके बाद उनका सबसे पहला ये था कि इनका शादी करना चाहिए।
कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1979 है, शादी नहीं हुए थे 2000, ये मैं बात बता रहा हूँ 2006 की। तो उन लोगों ने प्लान किए, लेकिन यहाँ पे बिहार में जो सिस्टम था दहेज का, उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमने जमात में सीखा कि दहेज लेना बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि लड़के वाले शादी करने जाए तो पूरी लड़की के खर्च लेकर जाए, 2-3 आदमी जाए, बल्कि वहाँ पे खाना भी नहीं खाए और निकाह करके लेके आए। ये सिस्टम है शादी का। शादी हुई, उसके बाद 15-20 दिन के बाद वाइफ को और मम्मी, एक छोटी बहन को हम मुंबई बुला लिए। उस वक्त हम रेंट पे रहते थे, लेकिन मेरा ये टारगेट था कि आगे कुछ बड़ा करना है। उसके लिए हमने छोटे छोटे जगह ख़रीदना शुरू किए फैक्ट्री के लिए। फिर वो 3 मशीन से 7 मशीन, 10 मशीन, 15, ऐसा करके हमने मशीन बढ़ाए। और ये लॉकडाउन से पहले लगभग 350 लोग काम कर रहे थे, और अभी भी लगभग 350 लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। और इस तरह करके पूरी फैक्ट्री खड़ी हुई, और 20 मार्च से लॉकडाउन लगे। फिर लॉकडाउन में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हमने मास्क वगैरह और जो उस वक्त की चीज़ थी वो प्रोडक्ट बेचे, और बेचते हुए कंपनी को यहाँ तक लेकर आए। पिछले साल का जो हमने जो ग्रोथ किया लॉकडाउन के बाद भी 35 करोड़ का टर्नओवर किया। इसी दौरान बिहार में ये जो है एक टेक्सटाइल पॉलिसी आई, जिसके तहत यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए लोगों को, मुंबई वाले को, यहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जितने अधिकारी उन लोग कांटेक्ट करना शुरू किए। उसी दौरान मेरे पास एक फ़ोन आया, पंकज दीक्षित करके जो IAS ऑफिसर है पटना के ही, तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप यहाँ आओ। फिर मैंने बिहार आया, मुजफ्फरपुर में जगह देखा तो काफ़ी अच्छा जगह एक पसंद किया, जो 5 एकड़ की जगह है, 2 लाख स्क्वायर फीट, वो अप्लाई किया, वो अलॉटमेंट हुए। और उस अलॉटमेंट के बाद जो है वो लैंड वगैरह सब अभी मिल गए, जो 6 मंथ में वो फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। उसी की वजह से अभी मैं पटना आया था। और वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान है, जहाँ पे लगभग 2500 आदमी वर्कर काम करेंगे। तो एक तरफ अपने आप को भी आगे बढ़ाना था, दूसरा लोगों को भी काम देना था, और तीसरा जो हमारा सोच था कि अपने बिहार के लिए कुछ करना है, जिसके वजह से ये बिहार में बड़ा फैक्ट्री और एक बड़ा प्लान है। वो उस तरह करके एक कॉस्मोस को पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइकॉन बनाना है, और इसी के तहत जो है ये मेहनत चल रही है, और ये जोश टॉक के माध्यम से ये चीज़ बताने का मौका मिला। थैंक यू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको